अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे सब ठीक है। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको मैट्रिक क्लास का जो मॉडल पेपर है कंप्यूटर साइंस का उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर आएगा और तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर से हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में, ओके। और अगर मेरी ईमेल भी मौजूद है hafizirfanspeaks@gmail.com, इस पर भी कोई सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर है सिंध बोर्ड कराची बोर्ड का, ओके। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर, सही, कंप्यूटर स्टडीज़ एग्जामिनेशन 2022 का। सबसे पहले तो आपको साइंस ग्रुप मैट्रिक क्लास, टाइम 3 घंटे आपके पास है और टोटल नंबर 60 है और 15 का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल की तमाम वीडियोज़ भी तकरीबन मैंने अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए 40%, मतलब 40% आपको क्या होगा, MCQs होगा। इसमें कितने होंगे MCQs? 24 नंबर के होंगे और हर MCQs जो है 1 नंबर का होगा, ओके। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से नीचे और मैं फर्दर आपको बताते चलूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के, ओके। ये भी 40% होगा। सेक्शन ए में MCQs 24 नंबर का होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे आपके वो आपके होंगे 24 नंबर के, 8 सवाल करने होंगे आपको, सही, ओके। ये लिखा हुआ है, नोट आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच कैरीज 3 मार्क्स। इसमें बोलने के 8 सवाल हमें करने हैं और हर जो सवाल है वो 3 नंबर का है। अब मैं सवाल आपको बताते चलूँ। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। अब इसी तरीके से वाई वी यूज़ हेडर फाइल, जो हेडर फाइल है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल, जैसे मिसाल हैश इंक्लूड हम लगाते हैं या IO स्ट्रीम वगैरह हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल होती है। वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जब ऊपर कॉल करेंगे उसे, तो जो हम नीचे जितने भी इनपुट आउटपुट वो प्रिंट करवाएंगे, लिखेंगे नीचे अपने प्रोग्राम में, तो वो तमाम उस हेडर फाइल से रिप्रेजेंट होगी। जब हम ये हेडर फाइल कॉल नहीं करेंगे तो हमें प्रोग्राम को पता नहीं चल सकता कि किस तरीके से हेडर फाइल्स होती है। जैसे हमारे बदन में सबसे ऊपर टॉप सर है, जैसे हमारा हेड है ना ऊपर टॉप पे, तो हेडर फाइल इसलिए टॉप पर हमें डिफ़ाइन करनी होती है। और जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देते चलो आपको कि एक लाइब्रेरी होती है, उसमें डिफरेंट पोर्शन टाइप बने होते हैं, जैसे मैथ का पोर्शन, फिज़िक्स का, कंप्यूटर वगैरह का। तो हम जिस पोर्शन में जब जाते हैं वहाँ वो चीज़ें, वो बुक्स आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से हेडर फाइल में भी यही चीज़ है कि इस हेडर फाइल में स्पेसिफिक ये हमें यहाँ से मिल सकता है, ओके। हम जो जैसे मिसाल के तौर पर डॉट मैथ हो गया, सही है, कॉनियो डॉट एच हो गया, तो ये तमाम जो है हेडर फाइल्स है। अब ये एक्सप्लेनेशन आप बुक में पढ़ सकते हैं और इस तरीके से जॉब हो गया कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं अपना, तो इसमें हेडर फाइल ज़रूरी है। और नीचे सब पार्ट के लिए जैसे सी आउट, सी इन जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका हेडर फाइल ऊपर कॉल करना ज़रूरी है, ओके। अब इस तरीके से क्वेश्चन 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का क्या फ़ायदा, एल्गोरिथम का फ़ायदे बहुत हैं। जैसे एल्गोरिथम से ये फ़ायदा होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है बिफोर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल से पहले हमें किस तरीके से हमें प्रोग्राम सॉल्व करना है अपनी वर्डिंग में, उसे हम रफली सॉल्व कर लें। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये है, ओके। और हमें अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में भी आसानी होती है, क्योंकि हम पहले उसे अपने एल्गोरिथम अपनी वर्डिंग में स्टेप बाय स्टेप अपने रूल्स बना लेते हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, पहले क्या लिखना है, दूसरे नंबर पे क्या लिखना है। हम डायरेक्टली जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें मुश्किल हो जाती है कि हम शुरू में किस तरीके से बनाएं। तो इस तरीके से एल्गोरिथम का फ़ायदा ये होता है कि हम पहले लिखें अपने पास कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है अपनी वर्डिंग, इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी आपको ज़बान समझ में आती है, तो उसमें पहले सॉल्व करें किस तरीके से मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। अब इस तरीके से क्वेश्चन 5, लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ IDE। इसमें बोल रहे हैं कोई भी 3 फ़ायदे बताएं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के 3 फ़ायदे कोई भी बताएं। 3 फ़ायदे मतलब क्या है IDE, मतलब जैसे कि आप डेव C++ एक सॉफ्टवेयर, इसमें आप जब काम करते हैं तो इसमें तमाम आपके फंक्शंस मौजूद होते हैं। इसमें ये फंक्शन मौजूद होता है कि आप जब भी कोई गलती होती है इसमें आपको हाईलाइट हो जाती है, सही है, और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उसमें, सही है। आप रन करते हैं प्रोग्राम, ऑटोमेटिक पूरा प्रोग्राम रन हो जाता है।
और जो भी मिस्टेक होती है सामने आपको नज़र आती है। कंपाइल करने के बाद नीचे एरर आपके नज़र आ रहे होते हैं, वो तमाम जो बेनिफिट है वो सामने आपको नज़र आ रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें ये करना है। आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे डेव C++ हो गया। ओके, हमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। सही। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फंक्शन ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का फंक्शन क्या होता है? फॉर लूप फंक्शन ये है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे 10 नंबर मुझे प्रिंट करवाने हैं। अब मैं वो प्रिंट 10 मरतबा लिखूँ और रादर मैं फॉर लूप को इस्तेमाल कर लूँ। फॉर लूप में मैंने आई इंटीजर कॉल कर लिया शुरू में, सही है। फिर इंटीजर 0 से लेकर 9 तक या 10 तक जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, सही है, लूप इंस्ट्रक्शन दी थी कि यहाँ से यहाँ तक मुझे कॉल करनी है, तो मैं एक दफ़ा सिर्फ एक ही लाइन में 10 मरतबा या 100 मरतबा कोई भी चीज़ मुझे प्रिंट करवानी हो फॉर लूप के ज़रिए मैं करवा सकता हूँ। सही है, ये इसका फंक्शन है। ओके। अब 7, एनलिस्ट 5 कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ एंड डिस्क्राइब एनी वन। इसमें बोले जो 5 कॉमन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके नाम लिखने और इसमें से कोई भी एक डिस्क्राइब करना है, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सही है, और HTML वगैरह, सही है, jQuery, ये बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आप इसे लिख सकते हैं, कोई भी एक आप क्या कर लें उसे डिस्क्राइब भी कर लें, एक्सप्लेन भी कर लें उसे। ओके। अब इस तरीके से वाई डू वी नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है भाई? आपको पता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसलिए ज़रूरी है कि हमें कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, हम ट्रांसलेटर के ज़रिए हम कम्युनिकेट करवाते हैं, इसलिए हमें आसानी होती है। क्योंकि हमें बाइनरी लैंग्वेज जब समझ में आती नहीं है, तो बाइनरी जब लैंग्वेज समझ में हमें नहीं आती और मुश्किल होती है 0-1 की फॉर्म में, वो कौन ट्रांसलेट करके देता है? वो ट्रांसलेटर जो होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे डेव C++ हो गया या कंपाइलर या इंटरप्रेटर तमाम जो हो गए, वो हमें ट्रांसलेट करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाना और ट्रांसलेटर होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई जर्मन ज़बान आती नहीं है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, वो दूसरे को समझाना, कि वो बीच में जो ट्रांसलेटर होता है ना समझाने वाला, वो एक ट्रांसलेटर होता है, आपके लिए आसानी होती है। अब डायरेक्टली जब जर्मनी समझ नहीं सकते तो आपके लिए मुश्किलात हो जाती है। इसी तरह कंप्यूटर में ट्रांसलेटर इसलिए ज़रूरी है कि जब ट्रांसलेटर नहीं होगा तो हमें डायरेक्टली कंप्यूटर को समझाना या खुद वो उस कंप्यूटर की चीज़ें समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो ट्रांसलेटर ये रोल प्ले करता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर वगैरह। ओके। अब इसमें बोले व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन \n एंड \t। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये n से क्या होगा कि न्यू लाइन आ जाएगी। जैसे हम जब भी प्रिंट लिखेंगे उसमें n जब लिखेंगे, \n जब लिखेंगे तो न्यू लाइन आ जाएगी। और \t का मतलब क्या? टैब का, जैसे हम अपने कीबोर्ड से टी इंटर करते हैं, टैब का फासला, मतलब एक टैब का फासला होना वहाँ से होना चाहिए। तो इस तरीके से T फॉर टैब, मतलब टैब का फासला हम जब ये लिखेंगे तो टैब का हमारा जो डिस्टेंस है वो प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। ओके। अब इसी तरीके से व्हाट आर द 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्क्रैच एनवायरनमेंट। स्क्रैच एनवायरनमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं कि क्या फ़ायदा है। और चैप्टर 7 में बहुत अच्छी तरीके से ये दिया हुआ है कि हमें 2 बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं स्क्रैच एनवायरनमेंट के। इसमें हम विजुअलाइज गेमिंग कर सकते हैं और बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिनको प्रोग्रामिंग शुरू करनी है तो इसमें बिल्कुल बेसिक तमाम चीज़ें आपके सामने आपको नज़र आ रही होती है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उस तमाम कोडिंग सामने आपको मौजूद होती हैं, तो हम गेम वगैरह बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन 11, राइट द पर्पस एंड सिंटेक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड इन दोनों में से कोई 2 फंक्शन बताएं। सिन मतलब सी इनपुट, मतलब जो भी हमें इनपुट कंप्यूटर को देंगे उसके लिए हम सीन गेट ch मतलब कोई चीज़ प्रिंट करवाना, सही है। गेट ch मतलब सामने कैरेक्टर कोई नज़र आना, जैसे मैं एक इंटर करूँ नीचे आ जाए, इस तरीके से गेट ch। सी आउट का मतलब आउटपुट प्रिंट करवाना सामने, सी आउट जो भी मैं प्रिंट करवाऊँगा सी आउट के थ्रू मैं करवा सकता हूँ। ओके। इसी तरीके से व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जंप स्टेटमेंट ये इसका मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, सही है, अब मैं तीसरी लाइन अगर कवर हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं जंप चले जाएँ, 5वीं लाइन पे चले जाए या दूसरे पेज पे चले जाएँ। जंप स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जिससे दूसरी जगह जाना है डायरेक्टली, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं जंप, जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ मैं एक मिसाल दे दूँ, मैं एक जैसे A1 किसी का ग्रेड आए 7 क्लास में, सही,
अगर वो जिनका 90% से ऊपर आए तो वो जंप क्या कर लें, 9 क्लास में जंप कर लें, 8 पढ़े ही नहीं। तो इस तरीके से जंप स्टेटमेंट हम अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें डायरेक्टली अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए स्पेसिफिक वगैरह तो जंप यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चला जाए। ओके, इस तरीके से हम जंप इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरीके से राइट डाउन 3 एडवांटेजेस ऑफ यूज़र डिफाइन फंक्शंस। यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हम खुद अपने फंक्शन बनाएं, हम जिससे खुद अपने फंक्शन जब बनाएंगे तो उससे बोलते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शंस। ओके, उसके 3 एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि हम कोई भी फंक्शन अपनी तरफ से बनाए, जैसे एक फंक्शन मैंने बना दिया जिसमें एवरेज परसेंटेज मैंने निकाल चुका अपनी तरफ से बना दिया फंक्शन, और उसमें तमाम वैल्यूज़ में रखूँ अपनी तरीके से। मैं क्या करूँ, उसमें नंबर लिखूँ और जितने नंबर मुझे ऐड करने हैं वो मैं कर लूँ, फिर दोबारा वो फंक्शन मैं बार बार हर जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये एडवांटेजेस है, बहुत आप लिख भी सकते हैं, बुक में सब मौजूद है। ओके, इसी तरीके सेक्शन सी की तरफ आ जाएं तो सेक्शन सी में आपको 1 मिनट में बता दूंगा कि यहाँ पर तकरीबन 12 में से आपको 8 सवाल करने होंगे। ओके, आसान है, पेपर है, मॉडल पेपर, इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। अब इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन आइटम एनी 2 सही है, कोई भी 2 सवाल करने हैं हमको 3 में से। ओके, कोई भी 2 सवाल करना है। चैप्टर 6 सही तरीके से रखिएगा अपना चैप्टर 6 के। और तो इस तरीके से व्हाट इज़ द, पहले सवाल जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है। सोर्स कोड वो जब कंप्यूटर में लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड जो लिखा होता है सामने कॉपी वगैरह इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें बहुत आपको नोट्स या बुक में वगैरह में इसका जवाब इजीली आपको मिल सकता है। ओके, अब दूसरा ड्रॉ एंड डिफाइन फ्लो चार्टिंग सिंबल्स। फ्लो चार्टिंग सिंबल्स जितने भी हैं चैप्टर 1 का सवाल है, तो तमाम जो जितने सिंबल्स हैं वो आप इसी तरीके से उसको याद कर लें, बुक में बहुत अच्छी तरह गिवन है चैप्टर 1 में, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब इसी तरीके से ड्रॉ लॉजिक सर्किट ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, ये चैप्टर नंबर 6 का सवाल है। तो इसी तरीके से इसकी भी अच्छी तरीके से तैयारी कर ले। अब मैं समझा तो या नहीं सकता हूँ किस तरीके से है। लॉजिक गेट हमें क्या है, और सही है गेट हो गया, सही है एंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ये तमाम गेट्स हैं। तो जिसके ऊपर बार लगा होता है वो क्या होता है, नॉर होता है। सही है, नॉट या नॉट जो भी समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये तमाम पूरा पेपर है आपका, चैप्टर 6 का ही सवाल है। अब इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।